हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जैसे हमने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है अच्छे से, वैसे ही क्लास 9 में भी एकदम धमाकेदार तरीके से मज़े लेते हुए हर चीज़ का पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा 9 का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मतलब होता क्या है। देखो, जो साइंटिस्ट हैं, जो जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, उनका मानना ये है और सही भी है कि दुनिया में जो भी चीज़ बनी है, चाहे हम हो गए, चाहे आप हो गए, चाहे ये पेन हो गया, चाहे ये पृथ्वी हो गया, चाहे आपका घर हो गया, चाहे आपका मोबाइल जिसमें आप लेक्चर देख रहे हैं, या जो भी चीज़ आपकी दुनिया में है या आसपास है, वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से। मैटर वो चीज़ है जिसके अंदर पूरा कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ आप कह सकते हैं किससे बना हुआ है? मैटर से। तो चैप्टर का नाम ही है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे कॉपी, पेन, पत्थर, खाने वाली चीज़ें, बुक वगैरह, पेन हो गया, हम हो गए, चेयर हो गया, बेड हो गया, जिस पे हम जो भी कुछ देख रहे हैं आसपास अपने, वो सारा किससे बना है? हमारे मैटर से बना है। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैटर जो हमारे आसपास हैं उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। देखो, कह रहा है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। हर एक किससे बना है? मटेरियल से बना है, जिसको साइंटिस्ट क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर यानी कि ऐसी चीज़ जिससे पूरे ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। जो भी हम सांस लेते हैं वो भी मैटर ही है एक तरह से, जो भी हम खाते हैं वो भी मैटर है। स्टोन्स यानी कि पत्थर जो हो गए, बादल हो गए हैं, तारे हो गए, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, यहाँ तक कि जो भी ग्रह, प्लानिट जो भी ब्रह्मांड में है, मौजूद है, सारा किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। वाटर हो गया, मतलब कुछ भी आप जो भी देख रहे हैं अपनी आंखों से ना, सारा किससे बना हुआ है? मैटर से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैटर क्या होता है, या मतलब क्या होता क्या है ये, तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं, ठीक है। हम किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। आप किससे बने हैं? मैटर से बने हैं। सामान किससे बना है? मैटर से बना है। यानी कि हर एक चीज़ किससे बना है? मैटर से बना है। एक यहाँ पर शब्द आता है जिसका नाम पंच तत्व। देखो, जो पहले के ऋषि मुनि थे ना, वो इसी पे क्या करते थे? अपना ध्यान लगाते थे और इसी को कंट्रोल करते थे, जिस वजह से उनके अंदर शक्तियाँ आती थी, पावर्स आते थे, सुपर पावर्स। देखो, पंच तत्व क्या क्या है? एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि आग, स्काई यानी कि आसमान, और वाटर यानी कि पानी। इन पांचों क्या कहा जाता है? पंच तत्व कहा जाता है। तो हो सकता है वन वर्ड में आ जाए एग्जाम में कि पंच तत्व क्या क्या है, यानी पंच तत्व में क्या क्या आते हैं, क्या कहते हैं? हवा, पानी, आग, आसमान और पानी और पृथ्वी, ठीक है। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि आप इस पर दबदबा बना लेते हैं, तो आप क्या बन जाएंगे? सुपरमैन बन जाएंगे। ऐसा मानना था, ठीक है। और पहले के जो ऋषि मुनि थे वो कंट्रोल भी करते थे हवाओं को, पानियों को, ठीक है। इस हिसाब से कह रहा है आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो सब क्या मानते हैं? वो सब किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि जो मैटर हैं, जो भी हमारे, जैसे मान लेते हैं पेन है, इसका फिजिकल नेचर क्या है? फिजिकल नेचर मतलब कि अगर इसको जलाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। इसको ठंडा किया जाए तो क्या होगा? अभी हम देखेंगे, जब पानी को जब हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। यानी कि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और वही पानी को जब हम उबाल देंगे गर्म चीज़ पे, तो पानी क्या होगा? पूरा पूरा इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी आता है सबसे पहला टॉपिक, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जो मैटर होते हैं, जो भी उम्र किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। आप लोगों ने धूल तो देखा होगा, जो धूल वगैरह रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे, इतने बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं पार्टिकल्स। तो कह रहा है कि जो भी मैटर है हमारे ब्रह्मांड में, या जो भी चीज़ें हुई हैं ब्रह्मांड में, वो सब किससे बनी है? मैटर से बनी है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्टिविटी है, ठीक है। देखो, जितना जो स्कूल होता है ना, जितने अच्छे स्कूल होते हैं, वो सारा एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराते हैं, ताकि बच्चों को क्या पता चल सके कि ये चीज़ आखिर है क्या, ठीक है। तो ये तो स्कूल है नहीं, तो मैं बता देता हूँ, वैसे स्कूल में आपको हो सकता है कराया जाए। देखो, कहने का मतलब है कि कैसे पता करेंगे कि जो मैटर बनता है वो पार्टिकल से बनता है। तो हम क्या करेंगे? एक जग लेंगे, जग यानी कि एक मग लेंगे, उसमें पानी, आधा जग पानी डालेंगे, और ऊपर से क्या डालेंगे? सॉल्ट, यानी कि जो नमक होता है हमारे घर में जिससे सब्जी वगैरह बनता है, उस नमक को उस पानी में क्या करेंगे? डिज़ोल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। खूब घोलेंगे। हम देखेंगे कुछ टाइम बाद, यानी कि 1-2 मिनट या 3 मिनट बाद, जो सारा जो एक चम्मच क्या बोलते हैं, जो सॉल्ट रहेगा, वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा।
ठीक है। तो क्या हुआ, गायब हो गया चुटकी बजाते ही, यानी कि 1-2 मिनट में जो भी नमक था हमारे पास जो घुल रहे थे उसको, वो गायब हो जाएगा। इस समय क्या पता चलता है, इस समय यह पता चलता है कि पानी के अंदर भी बड़े बड़े क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से जो नमक है उसके अंदर जाके डिजॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, जब हम नमक को पानी में घुलेंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, नमक के उस जो पानी का जो पार्टिकल्स होगा उनके अंदर जाके समा जाएंगे। ठीक है। तो हर चीज़ के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, चाहे पानी का पार्टिकल्स हो चाहे नमक का पार्टिकल्स हो। समझे, नहीं समझे, एक बार और समझो। देखो, मैंने बोला कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो किससे बनी हुई है, मैटर से। फिर मैंने बोला कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। ठीक है। पार्टिकल किससे बना हुआ है, मैटर, यानी कि जो भी मैटर है उसके अंदर पार्टिकल मौजूद होगा। मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर पानी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये मैटर है, पानी क्या है, मैटर है। अब हमने बोला कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। तो जब ये नमक हम इस पानी में डालेंगे, ठीक है, तो इसका भी पार्टिकल्स होगा, सॉल्ट का भी, और जो पानी होगा उसका भी पार्टिकल्स होंगे। तो जो नमक का क्या बोलते हैं, जो मॉफ पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में जाके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो नमक वो क्या हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। जिससे हमें ये पता चलता है कि मैटर किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे कण से बने होते हैं। उसके बाद आता है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर्स के पार्टिकल है छोटे छोटे, वो कितने छोटे हो सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। हम अब उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जब इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि जो नमक होगा बार बार घुलते रहेंगे, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद जो नमक होगा घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पानी का मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो अब उसके अंदर जो नमक होगा समा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, यानी कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। और दुनिया में हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। देखो, हम सिंपली याद कर सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो इंसान हो गया, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ होगा, किससे बना है, मैटर से बना है। ठीक है। किससे बना है, मैटर से। और मैटर किससे बना है, हमारा पार्टिकल से। ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं भूलेगा। अब देखो एक चीज़ और, जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतना छोटे हो सकते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटे होते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं जो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है। कैसे पता चलेगा, अभी हमने देखा कि जब नमक को हम पानी के अंदर घोल रहे थे, क्या हो रहा था, जो नमक हो रहा था उसमें घुल जा रहा था। कैसे घुल रहा था, इसलिए घुल रहा था क्योंकि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स थे, यानी कि जो पानी के पार्टिकल्स थे, उनके अंदर बड़े बड़े जगह थे। जैसे मान लेते हैं ये जो पेन ढक्कन है हमारा, क्या है, ये है हमारा मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, नमक का मॉलिक्यूल है, सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। और ये जो हमारा हाथ है वो क्या है, वो मान लेते हैं पानी का पार्टिकल है। ये जब सॉल्ट का पार्टिकल इस पानी के अंदर आता है तो ये क्या कर लेता है, उसको बंद कर लेता है, जिसकी वजह से हमको नमक नहीं दिखाई देता है। तो देख सकते हैं हम हर एक पार्टिकल के अंदर जगह बना हुआ है, चाहे वो नमक का पार्टिकल हो, चाहे हमारा किसका पार्टिकल हो, पानी का पार्टिकल हो। हम देख सकते हैं चाहे दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स रहे, चाहे मैटर का पार्टिकल्स रहे, चाहे किसी का भी पार्टिकल रहे, उसके बीच में क्या होगा, जगह होगा। ये पहला हमारा क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट बन जाता है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या करिए, पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स क्या लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कह रहा है कि जब आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं ना, चाय में क्या डालते हैं, पहले सबसे पहले पानी डालते हैं, पानी को उबालते हैं, पानी को उबालने के बाद चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती डालने के बाद दूध डालते हैं, दूध डालने के बाद चीनी डालते हैं। जब आप चीनी डालते हैं तो भी क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं चीनी के। तो वो चीनी जब पानी में जाते हैं तो पानी उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है, यानी कि उसको पकड़ लेता है और अपने अंदर घुल जाता है। जिसकी वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि पानी के अंदर क्या हो रहा है, काफ़ी सारा जगह है, जिसकी वजह से चाहे चीनी हो, चाहे नमक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बस वो क्या हो, जहाँ घुलने वाला हो जाके अंदर घुल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल रहे दुनिया का, उसके अंदर क्या रहता है, स्पेस रहता है। ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट आता है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, चाहे किसी भी तरह का मैटर हो गया, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है। वो कभी एक साथ बैठते ही नहीं। क्यों नहीं बैठते हैं, उनको बिजली लगती है, उनको क्या शौक लगता रहता है। जैसे देखो, जब हम पानी में क्या घोल रहे थे, चीनी या सॉल्ट घोल रहे थे ना, नमक,
तो हम देख रहे हैं तो पानी क्या होता है, हमेशा मूव करता रहता है। तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंसान कहीं जाते हैं, थक जाते हैं तो रुक जाते हैं ना, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, चाहे सॉल्ट, चाहे नमक, चाहे किसी भी चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ हो गया, तो कभी भी क्या करते हैं, रुकते नहीं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, लगातार वो मूव करते रहते हैं। जो तीसरा हमारा आएगा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये लेडीज़ हैं, एक दूसरे को क्या करी, पकड़ी हुई हैं, वैसे ही जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। जैसे आप लोग चुंबक देखा है, चुंबक जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, वो जब उसको एक दूसरे के पास लाते हैं इस तरीके से, तो आपस में क्या करता है, ऐसे 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 हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे किसी भी तरह का मैटर हो गया, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। जो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, नंगी आंखों तो दिखेगा नहीं क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन कभी कमज़ोर भी हो जाता है और कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे मतलब धमाक, मतलब कह सकते हैं चटपटा टॉपिक। चटपटा क्यों, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के होते हैं किस किस तरह के स्टेट होते हैं। तो वैसे तो होते हैं 3 स्टेट, हमने पढ़ा है, क्या कौन से होते हैं। पहला होता है सॉलिड, यानी कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लिक्विड, पानी हमारा, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ऑयल, जो भी चीज़ हमारी लिक्विड में है, ठीक है, वो हो गई। और तीसरा आता है हमारा गैस, जब हम सांस लेते हैं। तो देखा जाए तो मेनली 3 तरह के मैटर्स होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, तीनों को डिफाइन करिए। ठीक है, तो 3 या 4 नंबर में आ सकता है, तो एक करके डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है हमारा सॉलिड स्टेट, यानी कि जो ठोस रहता है, जिसके जो पार्टिकल्स रहते हैं एक दूसरे को ऐसे कस के पकड़े हुए रहते हैं। जैसे ये हमारा पेन है, ये पेन क्या है, सॉलिड है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे 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 छोटे, वो एक दूसरे को कस के ऐसे पकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लिक्विड का भी और गैस का भी, पहले सॉलिड का देख लेते हैं। देखते हैं पहले सॉलिड का। कह रहा है देखो, जो सॉलिड होता है ना वो थोड़ा कठोर होता है, कठोर यानी कि हार्ड होता है। जैसे मान लेते हैं यही पेन है हमारा, ये क्या है, सॉलिड है। क्यों, क्योंकि ये कठोर है, जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो इसको देखो काफ़ी मतलब मजबूत लग रहा है इसको तोड़ने में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम सॉलिड, यानी कठोर चीज़ें। तो देखो सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जो क्या होता है, डिफिनिट शेप की हो, यानी कि इसका जो शेप और डिफिनिट होगा। कोई भी चीज़ ले लो, अब अपना फ़ोन ही ले लो, उसका फ़ोन क्या है, जो शेप का है, जो फ़ोन आपका शेप जिस शेप में है वो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक टूटेगा नहीं। ठीक है, वैसे ही कह रहा है उसका फिक्स बाउंड्री भी होता है, उसका यानी कि उसका बाउंड्री फिक्स। जैसे इस पेन का ही मान लेते हैं सब कुछ, जैसे मान लेते हैं इसका शेप है, अब ये गोल शेप का है, यानी कि एक ऐसे गोल है और एक लंबा सा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका शेप जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमको इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बाहर से ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कर रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो सॉलिड होते हैं उनका जो शेप होता है ना वो डिफिनिट होता है, वो फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जब तक उस पर बाहरी दबाव ना लगाएं। वैसे ही बाउंड्री कह रहा है, जिसकी बाउंड्री होती है ऊपर से नीचे तक हर तरफ से, वो क्या होता है, सेम होता है, वो भी फिक्स होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इनका जो वेट होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम देख सकते हैं इसका शेप हो गया, इसका बाउंड्री हो गई और इसके वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, हमेशा फिक्स रहता है। और ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसको क्या किया जाए, कंप्रेस ना किया जाए, यानी कि इसको दबाया ना जाए या इसको क्या किया जाए, 100 अलग से फोर्स लगा के, ताकत लगा के इसको बेंड ना किया जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सॉलिड। देखो यहाँ पर लिखा भी है, जो जब सॉलिड को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना, तो बाहर से क्या लगाना, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा, अपने शेप को या अपने किसी भी चीज़ को चेंज करेगा। यानी कि जब तक इसको हम बाहर से फोर्स लगा के ना मोड़ें तब तक ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ही ऐसे पड़ा रहेगा। इसी को हम बोलते हैं सॉलिड। तो जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, कठोर यानी कि रिजिड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कह रहा जो रबड़ आता है, जिससे हम पेंसिल से लिखते हैं और फिर इरेज करते हैं ना, वो रबड़, कह रहा वो जो रबड़ है क्या वो सॉलिड है, आपसे पूछ रहा है। जो रबड़ हम लोग इरेज करते हैं लिखने के बाद पेंसिल से, क्या वो सॉलिड है, वो सॉलिड तो है, लेकिन कब तक सॉलिड है, जब तक हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उसको तार ना दें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहला पॉइंट, कह रहा जो रबर बैंड होता है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन कब, जब वो हम बाहर से क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगाएंगे, एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे। लिखा है ना
इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे उस रबड़ पे तो रबड़ क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन वो वैसे उसके पहले क्या था, वो सॉलिड था, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। तो हमने सॉलिड में ये जाना कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी जो एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़े हुए रहते हैं, जिसके वजह से उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, उसके बाउंड्री भी अलग अलग होती हैं और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स रहता है। इसकी वेट उसका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिजिड। अगर उसके शेप को या उसके वॉल्यूम को या उसके बाउंड्री को चेंज कर रहा है तो हमको अलग से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड में। लिक्विड में ठीक इसी तरह से है, बस उसका क्या होता है, शेप नहीं होता है, वो जिस शेप में डालेंगे उस शेप में वो चेंज हो जाएगा। जैसे पानी लेते हैं, ठीक है, पानी अगर आप कटोरे में डालेंगे ना तो कटोरे का शेप ले लेगा, ठीक है। कटोरे में डाल के कहाँ डाल दीजिए, उसको फ्रीज में डाल दीजिए, तो 1-2 घंटे बाद देखेंगे तो जो बर्फ़ बनेगा वो गोल सा बनेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, वही देखेंगे अभी कि जो लिक्विड होता है उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, उसको जिस शेप में डालेंगे उस शेप में हो जाएगा। वही पानी अगर किस में डालेंगे, अपने ग्लास में डालेंगे तो ग्लास शेप का हो जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी में हो जाएगा, अगर उसको गिरा देंगे फ्लोर पे तो पूरा फैल जाएगा। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो लिक्विड होता है, जो पानी होती है, उसका कोई भी शेप नहीं होता है। तो वही लिखा है नो फिक्स्ड शेप। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, शेप होता है। और क्या होता है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन पानी के पास भले ही शेप ना हो लेकिन उसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि उसके पास भार होता है खुद का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी कितना ग्राम का है, मान लेते हैं 1 किलो पानी है, मान के चलते हैं 1 किलो पानी है, ठीक है। 1 किलो पानी जब हम एक बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, यानी कि बहुत बड़ा गोल सा हो जाएगा, लेकिन उसका वेट उतना ही रहेगा, ठीक है। या वही पानी 1 किलो पानी अगर हम डाल दें किसी जग में तो जग का शेप ले लेगा और फिर भी उसका वेट उतना ही रहेगा। तो वही कह रहा है जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस डब्बे में डालेंगे उस शेप का वो हो जाएगा, जिस भी शेप में डालना चाहेंगे। कह रहा लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। कह रहा लिक्विड क्या होता है, बहता है और अपने शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन कॉल्ड फ्लूइड। हम लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहता है, क्योंकि वो क्या होता है, तरल होता है। और जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या है, रिजिड है, तो क्या है, सॉलिड होगा। फिर पूछ सकता है क्या, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि पानी है, तो कौन सा है, लिक्विड स्टेट है। कोई भी लिक्विड की चीज़ें रहेंगी वो किस में आ जाएगा, फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ किस में आ जाएंगी, लिक्विड स्टेट में। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया फैक्ट दिया है। कह रहा है जो जानवर में जो वाटर में जानवर रहते हैं, यानी कि जो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भाई जो पानी में जितने भी जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं, केकड़े होते हैं और डॉल्फिन वगैरह जो भी चीज़ होता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल जिसे कहते हैं, वो पानी में सांस कैसे लेते हैं। देखो पानी के अंदर भी गैसेस मौजूद होती हैं, हर तरह की गैस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन ही होता है। तो जितनी भी मैं क्या बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होती है ना, उनके अंदर एक अलग तरह का सिस्टम होता है जो किसने बनाया रहता है, नेचर ने बनाया रहता है, ठीक है। कि जब उनको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो सांस नहीं ले पाती है। क्यों, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन बनाया गया है नेचर के द्वारा, वो बस पानी में सांस लेने के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि मछली जब तक पानी में रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो उसी ऑक्सीजन को क्या करती हैं, लेके अपना काम चलाती हैं, जैसे हम ज़मीन के बाहर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पानी से बाहर निकाल देंगे वो क्या करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगी और वो मर जाएंगे। वैसे ही हम भी अगर बहुत काफ़ी समय तक अगर हम पानी के अंदर छुपे रहें बिना किसी ऑक्सीजन लेवल के या बिना किसी ऑक्सीजन डब्बे के, तो हम भी क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो नेचर ने सबको अलग अलग बनाया है। तो वही कह रहा है जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जिसकी वजह से वो अपने गिल्स के जरिए उस सांस को लेती है और छोड़ती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अब आते हैं गैसियस स्टेट पे। अब देखो जो गैसियस स्टेट होता है ना, उसका एक प्रॉपर्टी दोनों से अलग होता है, यानी कि जो लिक्विड है उससे भी काफ़ी अलग होता है और सॉलिड से भी बहुत ज़्यादा अलग होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टूडेंट पॉइंट हम क्या लिखेंगे अगर लिखना हो गैसियस स्टेट में, तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम कि जो गैसियस स्टेट होता है, यानी कि जो गैस होते हैं उनका ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। आपके रूम में जो गैस होगा क्या उसका कोई शेप है, आप जिस शेप में डालना चाहेंगे उस शेप में डल जाएगा। पाइप के अंदर, टंकी के अंदर, पैंट के अंदर, जीन्स के अंदर, थाली के अंदर, कहीं भी घुस जाएगा, ठीक है। उसका कोई भी शेप नहीं होता है। अब आते हैं उसके वॉल्यूम पे। क्या गैस का कभी वेट नापे आपने, कभी नहीं नाप पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो गैस है, कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप ऐसे करेंगे, पकड़ेंगे, इस रास्ते निकल जाएगा, इस रास्ते निकल जाएगा, कहीं से भी निकल जाएगा।
इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि जितने भी तरह के गैस होते हैं ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है, और जिस शेप में चाहे उस शेप में रह सकता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जितने भी गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। कंप्रेसिबल यानी कि उसको दबा सकते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोई डब्बा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई डब्बा, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसे डब्बा दिया गया है यहाँ पर, इसमें हमको क्या भरना है, गैस भरना है, तो जितना मन चाहे उतना गैस भर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्या करके उसको कंप्रेस करके जबरदस्ती उसको प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इतना जगह है, ठीक है, इतना जगह है, इसमें हमको सॉलिड रखना है तो इतना ही सॉलिड रख सकते हैं, पानी रखना है तभी इतना ही पानी रखते हैं। लेकिन अगर गैस रखना है इन सब जगह में तो हम जितना मन चाहे उतना गैस को भर सकते हैं, क्या करके, कंप्रेस करके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो कंप्रेसिबल इसका अमाउंट है वो किससे ज़्यादा है, सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा है। यानी कि अगर 1 किलो किसी बर्तन में 1 किलो चावल रख रहे हैं या 1 किलो पानी रख रहे हैं तो उससे ज़्यादा मात्रा में हम क्या रख पाएंगे, गैस रख पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल यानी कि उसको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे बैलून में क्या करते हैं हम, जितना मन चाहे उतना हवा भर देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फूट जाता है। क्यों फूट जाता है, क्योंकि उसका ओवर हो जाता है, यानी कि उसके ज़्यादा नहीं रख पाता है। सिंपली इस कहने का मतलब ये है कि कंप्रेसिबल का मतलब होता है दबाना या प्रेशर अप्लाई करना। तो सबसे ज़्यादा किसी पे अगर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो है गैस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन, लिक्विड, उसके बाद हमारा सॉलिड आता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है जो एलपीजी होता है, जो घर में हमारे एलपीजी होता है, जो सिलेंडर होता है वो भी एक तरह का गैस ही है। तो वही लिखा है द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर डेट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल। कह रहा है जो हमारे घर में जो सिलेंडर है वो भी एक तरह का क्या है, गैस है, ठीक है। सीएनजी जिसमें हम टेम्पो में बैठ के जाते हैं वो भी टेम्पो क्या होता है, एक तरह का गैस पे ही काम करता है। तो सारे गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। यानी कि जो 15 किलो का गैस आपके जो घर में रहता है सिलेंडर ना, वो 15 किलो बहुत ही कंप्रेस से भरा जाता है, यानी कि बहुत ही प्रेशर से भरा जाता है, तब जाके सिलेंडर में रुकता है, ठीक है। किसी भी गैस को अगर कंटेन करना है, एक जगह पर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दबाना पड़ेगा, जैसे कि सीएनजी या एलपीजी। अब एक चीज़ और जान लो, हमने देखा था सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, पेन सॉलिड है, हम इसको यहाँ पर छोड़ दिए तो ये ऑटोमेटिक मूव नहीं कर सकता जब तक हम अपने इसको मूव ना कराएं, ठीक है। जब तक हम इसको मूव नहीं कराएंगे तब तक ये ऑटोमेटिक घूम नहीं सकता। लिक्विड क्या करता है, जहाँ उसको जगह मिलेगी तहाँ वो चला जाता है ऑटोमेटिक, बस वो क्या चाहिए, ढलान चाहिए ऐसे, ठीक है। ढलान मिलेगा रास्ता वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे पानी था, अगर ऐसे ढलान होगा तो ये पानी गिर के यहाँ चला जाएगा। अब देखेंगे हम गैस का, जो गैस होता है उसको ना ढलान चाहिए होता है ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, और जब मन चाहे जहाँ चाहे वहाँ निकल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ठीक है, वो ज़्यादा मूव करते हैं। वही लिखा है इन द गैसियस स्टेट, यानी कि जितने भी गैस होते हैं द पार्टिकल मूव रैंडम इट एट हाई स्पीड, यानी कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा मूव करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर, रैंडम मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल होते हैं गैस के एक दूसरे क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब गैस आपस में क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे तो आपस में क्या होंगे, टकराते रहेंगे। तो उसी को बोलते हैं क्या हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, आपस में कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम गैस का। जैसे हम मान लेते हैं कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में तो परफ्यूम वगैरह मान के जाते हैं, ठीक है। तो जब रूम में परफ्यूम मारते हैं तो देखते हैं 3 से 4 सेकंड के अंदर ही पूरे रूम में परफ्यूम फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, इसी कारण फैलता है क्योंकि जो गैस के जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और किसके मुकाबले में, गैस और लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया भी है, यह सॉलिड, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से क्या हुए, बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। यह लिक्विड, इसके पार्टिकल्स भी थोड़ा मतलब मूव कर पा रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, ठीक है। देखो हल्का हल्का दिखा रहा है लाल कलर का। और जो गैस होते हैं, इनके गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा जगह होता है, ये काफ़ी तेज़ी से क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं और आपस में ही टकराते रहते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली बहुत ही हाई स्पीड से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, ठीक। अब इसके बाद टॉपिक आता है, क्या मैटर अपना स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है क्या सॉलिड लिक्विड हो सकता है, क्या लिक्विड गैस हो सकता है, क्या गैस फिर से लिक्विड हो सकता है, क्या लिक्विड फिर से सॉलिड हो सकता है। एकदम हो सकता है। एग्जांपल क्या लेंगे हम, आइस का। सॉलिड जो आइस होता है ना, बर्फ़ का टुकड़ा, सबसे पहले लेते हैं हम क्या, गैस लेते हैं, नहीं सबसे पहले हम सॉलिड लेते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़ों पे इस तरह का हम गरमाएंगे, यानी कि क्या जलाएंगे, उसके नीचे से आग जला देंगे और गरमा देंगे। जैसे गरमाएंगे हम देखेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर ही सारा का सारा जो बर्फ़ होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा और गर्म करेंगे 10 मिनट तक तो हम देखेंगे सारा का सारा पानी किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर वेपर में, यानी कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ गया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो सॉलिड था वो क्या था, बर्फ़ था, बर्फ़ से पानी बना और पानी से गैस बन के उड़ गया। तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्टेट में, यानी कि सॉलिड से गैस लिक्विड में जा रहा है और लिक्विड में गैस जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं, अगर पूछता है आपसे क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ चेंज कर सकते हैं। बोलेगा एग्जांपल दो, तो एग्जांपल दे दीजिएगा आइस। ठीक है, आइस से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बन के ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं बर्फ़ का टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा है जो आधा किलो का है। ठीक है, कह रहा है अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, यानी कि गर्मी अगर हम बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा दिए, यानी कि 100 डिग्री के पार कर दिए, तो हम देखेंगे जो पानी होगा, जो बर्फ़ से पानी बना है वो भी पानी क्या होगा, उबलने के लग जाएगा और उसमें से गैस निकलने लगेगा और कुछ टाइम बाद जो सारा पानी होगा वो ख़त्म हो जाएगा उबल के। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है अगर गैस हो, मान लेते हैं कोई पानी नहीं है, कोई बर्फ़ नहीं है, सिर्फ गैस है, आसमान में बहुत ज़्यादा गैस है। अब उस गैस को हमको पानी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, यानी कि मौसम को ठंडा करना पड़ेगा। तभी तो जैसे कश्मीर में जब आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर क्या पड़ता है, बर्फ़ पड़ता है। क्यों पड़ता है, इसी की वजह से पड़ता है क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की पानी रहती है, जो वहाँ का गैस रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ़ में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बर्फ़ से पानी बन जाएगा और पानी से गैस बन जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटा देते हैं तो गैस से पानी बन जाएगा और पानी से फिर से सॉलिड बन जाएगा, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर वही चीज़ दिया है जो मैंने बताया है ना, वही चीज़ यहाँ पर दिया अच्छे से। देखो यह सॉलिड है, सॉलिड को हम अगर हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में। जाहिर सी बात है, आप चाहे तो घर पे देख सकते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिएगा फ्रिज से और फ्रिज को क्या करिएगा, जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा उसको हीट करिएगा। जब हीट करेंगे तो बर्फ़ का टुकड़ा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, यानी कि पानी बन जाएगा। थोड़ा और हीट करेंगे 10 मिनट तक तो हम देखेंगे वो क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि भाप निकल के आसमान में, यानी कि आसमान में नहीं, वातावरण में क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ उल्टा करेंगे जब, यानी गैसीय सिस्टम को जब गैस होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि जो गैस हो क्या बनने लगे, बर्फ़ के फॉर्म में फिर से लिक्विड बनने लगेगा और लिक्विड से फिर और ठंडा कर देंगे तो लिक्विड से फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा फिर से बन जाएगा। यानी कि हीट कर रहे हैं तो लिक्विड और हीट कर रहे हैं तो गैस, ठंडा कर रहे हैं तो लिक्विड और ठंडा कर रहे हैं तो फिर से बर्फ़ का टुकड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा, किसी भी मैटर का जो है स्टेट हम चेंज कर सकते हैं किसके वजह से, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से। ठीक है, तो कोई भी स्टेट कुछ भी बन सकता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा या घटा रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है सब्लिमेशन करके। क्या आता है, सब्लिमेशन, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमेशा 1 या 2 नंबर में आता है, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो अभी मैं बता दूंगा, पहले सब्लिमेशन समझते हैं अच्छे से। देखो ध्यान सुनिएगा, देखो कह रहा है जब सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अगर बर्फ़ का टुकड़ा है, मान लेते कोई बर्फ़ है जो फ्रिज से हम निकालें और उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, बिना उसको पानी में चेंज किए हुए उसको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, गैस में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्लिमेशन के द्वारा। सब्लिमेशन होता क्या है, देखो यहाँ पर प्रोसेस दिया, एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस पत्थर में चाइना डिश है, क्या डिश है, चाइना डिश है, और यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लगा दिया गया और नीचे से आग लगा दिया गया है। हम देखेंगे कुछ टाइम बाद जो चाइना डिश होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा बिना पानी में कन्वर्ट हुए। उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन इसका क्या होगा, कह रहा है एक ऐसा चेंज ऑफ स्टेट, यानी कोई भी मैटर है अगर वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है किसमें, सॉलिड से गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए बिना, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि सब क्या हो रहा है, पूरी तरह से चेंज हो रहा है गैस में। ठीक है, तो सिंपल अंग्रेजी डिफिनेशन क्या बन जाएगा, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है बिना, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना किसी लिक्विड में चेंज हुए बिना, उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, लवलीमेशन नहीं, सब्लिमेशन। क्यों सब्लिमेशन, क्योंकि वो सब पूरा का पूरा, सब माने कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, मेशन में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है,
और ये उल्टा भी हो सकता है। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस सॉलिड विदाउट चेंजिंग ए लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यानी कि अगर गैस से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, अभी हमने देखा कि सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा था तो हम सब्लिमेशन बोल रहे थे। अगर गैस से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। यानी कि जो गैस आपस में डिपॉजिट होके सॉलिड बना रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो देखो, जो मेरी अंगुलियां है ना, वो मान लेते हैं हमारी क्या है, गैस है। यानी कि 1 गैस, 2 गैस, 3 गैस, 4 गैस, 5 गैस और 5 इसमें 10 गैस है। ठीक है, हमने क्या करवाया है, डिपोजिशन करवा रहे हैं, यानी कि डिपॉजिट करवा रहे हैं। यानी कि सारे गैस क्या होंगे, आपस में ऐसे 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 इकट्ठा होंगे और होते 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 एक दूसरे को टाइट करके पकड़ लेंगे। तो हम देख रहे हैं जो गैस है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रही है, सॉलिड में, तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। और यही सॉलिड जब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब इसको याद रखिएगा। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रेशर समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये फिगर बहुत अच्छा दिया है, इस फिगर से काफ़ी अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे देखो, ध्यान से बस सुनना है और कुछ नहीं, सुनना और देखना है। ठीक है, देखो ये था सॉलिड, क्या था, सॉलिड। अगर सॉलिड से हमको गैस में डायरेक्टली चेंज करना है, यानी कि सीधा सीधा चेंज करना बिना किसी लिक्विड का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे। यानी कि सारा सारा मेल्ट कर देंगे, सारा मेल्ट कर देंगे, सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो सब्लिमेशन अगर हम करते हैं तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अगर गैस से हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, यानी कि गैस को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमको सॉलिड से लिक्विड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज़न करना पड़ेगा, यानी कि सॉलिड को हीट करना पड़ेगा, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और लिक्विड को अगर हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि पानी से हमको बर्फ़ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर लिक्विड से गैस बनाना है, यानी कि पानी बना हुआ है, पानी से हमको किस में कन्वर्ट करना है, वाटर वेपर में, तो हमको वेपराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी या इवेपोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गैस से लिक्विड बनाना है तो कंडेंसेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मौसम को ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मौसम को ठंडा करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब एग्ज़ाम में आता कौन सा है, एग्ज़ाम में यही आता है हमारा, ये इवेपोरेशन आता है, सॉरी वेपरेशन और कंडेंसेशन, और दूसरा हमारा सब्लिमेशन। सबसे जो ज़्यादा आता है वो आता है सब्लिमेशन और डिपोजिशन, जो सॉलिड को डायरेक्टली किस में चेंज कर देता है, गैस में, और गैस को डायरेक्टली किस में चेंज कर देता है, सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इस बार देखो लिखा भी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको ध्यान से हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि अगर कोई रात में आपको 2 बजे पूछे उठा के कि बताओ अगर सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट करना है गैस में तो कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, तब क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अगर उल्टा हुआ तो, यानी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो डिपोजिशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है हमारा इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन भी वही होता है। देखो इवेपोरेशन में क्या होता है, मान लेते हैं एक पानी है, इस मात्रा में एक कंटेनर है कोई, और इसमें खूब ज़्यादा पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पानी। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, नीचे से हम हीट कर रहे हैं। जब इस पानी को हम हीट करेंगे तो ये पानी किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, बॉयल होगी। उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। यानी कि जब पानी को गर्म करके किस में चेंज किया जाए, गैस में चेंज किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो डिफिनीशन भी दिया है, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग आर नियर एट रेस्ट एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। दीज आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये बहुत मतलब अजीब तरीके से दिया है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी गीला कपड़ा या हो, गीला पानी हो या कहीं भी हो, वो तब तक नहीं सूखेगा जब तक वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट नहीं होगा। जैसे हम धूप में कपड़ा डालते हैं, ठीक है, गर्मी के मौसम में जब बहुत तेज़ी से धूप होता है तो जो हमारा ड्रेस वगैरह रहता है, जो धुलाया रहता है, उसको ला के हम धूप में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, इसी की वजह से डालते हैं, इवेपोरेशन की वजह से, कि जब सूरज की रोशनी उस पर लगेगी, जब सूरज की रोशनी उस पर कपड़े पे गिरेगी, कपड़ा धीरे धीरे गर्म होगा। गर्म होने से क्या होगा, जो कपड़े के अंदर जो पानी होगी ना, वो धीरे धीरे इवेपोरेट कर जाएगा, यानी कि मौसम में मिल जाएगा। उसी को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, अगर कोई भी पूछता है इवेपोरेशन क्या होता है, तो सिंपली आपको बताना है कि जब पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, या किसी भी चीज़ को गर्म कर देंगे और वो हीट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, इवेपोरेशन। वही यहाँ पर लिखा है कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब वही होता है जब पानी किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए या गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर वेपर, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर वेपर
इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, मुश्किल पैदा करते हैं, आसानी बनाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है देखते हैं। सबसे पहले आता है, कह रहा जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। यानी कि मान लेते हैं जो कपड़ा जितना बड़ा होगा, ठीक है, वो कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा यानी कि ज़्यादा धूप लगेगा, ठीक है, ज़्यादा धूप इस पर लगेगा तो ये ज़्यादा जल्दी सूखेगा। जो कपड़ा जितना छोटा होगा उस पर कम धूप लगेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे सूखेगा। वही कह रहा है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब किसी भी सरफेस एरिया का एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वही लिखा है इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, यदि सरफेस एरिया किसी भी चीज़ का इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। रेट मतलब होता है स्पीड, तो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। किसी भी एरिया का अगर एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन का भी स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा और तेज़ी से कन्वर्ट होने लगेगा गैस में। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर गर्मी बढ़ती है तो और तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, जाहिर सी बात है। जितनी तेज़ी से धूप लगेगी कपड़े पे उतना तेज़ी से कपड़ा हमारा सूखेगा। तो वही कह रहा है जितना तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ेगा उतना तेज़ी से हमारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, जिसे हम कहते हैं उमस। जितना कम उमस होगा उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। क्यों? क्योंकि मौसम, माहौल में जो नेचर और जो इकोसिस्टम है, वातावरण में गर्मी आ जाएगी, जिसकी वजह से कपड़ा और तेज़ी से सूखने लगेगा। तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा। वही लिखा है यहाँ पे देखो, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। खैर जो ह्यूमिडिटी होती है, जो क्या कह सकते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ता है उमस, तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हवा में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो पानी कमी कहाँ से पूरा करता है, कपड़ों से पूरा करता है। कहीं पानी वगैरह गिर जाता है तो वहाँ से सूखता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के घटने के कारण भी कपड़ा जल्दी सूख सकता है। ठीक है, चाहे धूप हो या ना हो। तो वही लिखा है ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो हवा में मौजूद रहता है। और हवा में इसकी जब कम हो जाती है, यानी कि जब अमाउंट इसका कम हो जाता है ह्यूमिडिटी का, तो लगता है और ज़्यादा पानी मांगने, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी कपड़ा, कोई भी गीले जगह सूख जाता है बहुत जल्दी से। तो नहीं कहते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा उमस है, तो इसी वजह से होता है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा की गति बहुत तेज़ है तभी भी क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होगा। जैसे हम देखते हैं बारिश के मौसम में, ठीक है, धूप तो होता नहीं है बारिश के मौसम में, लेकिन जब हम कपड़ा डालते हैं छत पे, जब हवाओं चलती है तो हम देखते हैं 2-3 घंटे के अंदर ही कपड़ा हमारा सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? इसी कारण सूखता है क्योंकि जब कपड़े पे हवा लगती है तो हवा का जो छींटा रहता है, यानी कि जो बहुत बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं पानी के, वो दूर चले जाते हैं लड़ने के बाद। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या कपड़ा है, ठीक है, इस कपड़े में हल्का हल्का पानी है, जब इधर से हवा आएगी सरसराते हुए तो इसमें से क्या लड़ती है, लड़ने के बाद जो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे स्पीड भी तेज होगा हवा का, वैसे ही क्या होगा, इवेपोरेशन और तेज होगा। तो वही कह रहा है इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, यानी कि जो गीले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से सूखते हैं, किसमें, हवा के चक्कर में, मुकाबले किसके मुकाबले में, सूरज की रोशनी में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 3-4 फैक्टर थे, एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ठीक है, जो किसको इफेक्ट डालते हैं, इवेपोरेशन पे डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, आखिरी ये टॉपिक चल रहा है, बस खत्म होने वाला चैप्टर। कह रहा क्यों हम गर्मी के मौसम में कॉटन कपड़े पहनते हैं। देखो सबको पता है गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा होता है, यानी कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, 50 डिग्री 60 डिग्री होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, हमको पता नहीं चलता है। क्योंकि पानी जो पानी का जो कण होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जो हमारे शरीर से गर्मी निकलता है ना, वो गर्मी के कारण ही निकलता है, क्योंकि वातावरण हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों के मौसम में जो हमारा बॉडी रहता है, हमारे बॉडी से क्या निकलता है, पानी निकलता रहता है, पानी हमारा इवेपोरेट हुआ रहता है। इसी के कारण हम क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में स्वेटर वाले कपड़े या बहुत भारी भारी कपड़े नहीं पहनते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर हल्का फुल्का रहता है और पानी बचा हुआ रहता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, सूती के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हल्का भी होता है, भारी भी नहीं होता है, और हमारे अंदर से जो पसीना हुआ रहता है उसको सोख भी लेता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते हैं और हमको पानी की कमी नहीं होती है। इसीलिए लोग कहते भी हैं गर्मी के मौसम में कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर क्या रहे, हाइड्रेटेड रहे, शरीर के अंदर पानी बनी रहे। ठीक है, इसीलिए हम लोग गर्मी के मौसम में बहुत मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, लिखा है ना, जो सूती का कपड़ा होता है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जब हवा चले तो हमको ठंडा लगे। ठीक है,
हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, तो सूती कपड़े होते हैं उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में घुलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हमारे शरीर से नहीं हो पाता ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए हम ठंडी के मौसम में गर्मी के मौसम में क्या पहनते हैं, सूती के कपड़े पहनते हैं। अब कह रहा है वाई डू सी वाटर ड्रॉपलेट आउट द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस होल्ड वाटर, किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। जैसे कहने का मतलब ये कह रहा है, क्या होता है ठंडी के मौसम में हम देखते हैं ग्लास के जो ग्लास लगी होती है शीशा वगैरह पे, उस पर भाप जम जाता है, ठीक है, नहीं होता है, उस पर हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, दिल वगैरह बनाते हैं, ऐसे स्माइली बनाते हैं, तो कैसे होता है, ठंडे के कारण होता है। वहीं पर लिखा है आइस कोल्ड वाटर इन ट्रम्बलर, सुन जब ठंडा पानी होता है ना तो ठंडे पानी में से भी भाप निकलता है, देखो गर्म पानी से भी भाप निकलता है, ठंडे पानी में से भी भाप निकलता है, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। जब ठंडा पानी में से भाप निकलता है ना तो वो भाप जाके चिपक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब हम विंडो पे देखते हैं तो एक बर्फ़ का पानी की तरह दिखता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरे जो आपको चैप्टर था, देखो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। पूछेगा आपसे स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, और क्या होते हैं उनका फिजिकल फीचर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है कि सॉलिड क्या होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, डिफिनिट शेप होते हैं और चेंज नहीं होते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लिक्विड क्या होता है, उसका शेप तो नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का क्या होता है, दोनों फिक्स नहीं होता, वो क्या होते हैं रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इवेपोरेशन जो मैंने पढ़ाया है वो, और सब्लिमेशन वगैरह ये सब, ठीक है। यही दोनों 3-4 क्वेश्चन बस आते हैं, इसके अलावा जो है और कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, और यही इंपॉर्टेंट भी है, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आपसे पूछा जाएगा, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो यही था चैप्टर का समरी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।